नमस्कार मित्रों। आज हम हर रोज़ टीवी पर भ्रष्टाचार और बाकी समाज से जुड़ी हुई कुरीतियों के बारे में सुनते हैं। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश में न केवल एक बड़ा मुद्दा बना है, बल्कि उसमें आम आदमी को अपमानित भी कैसे किया गया। चाहे किसी ने मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक कहकर आम आदमी को अपमानित किया हो, या अरबों रुपये लूट कर अपनी तिजोरियां भरी हो और आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ऐसी नौबत आज इस देश में आ गई है। उस समय में युवा मोर्चा इस देश का ध्यान हटाकर आज से 50 वर्ष पूर्व ले जाना चाहता है कि 1962 में जो युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ, क्या आज देश उसको भूल गया है? क्या देश की सरकार उस युद्ध को वापस उससे जुड़ी हुई बातें आम आदमी तक पहुंचाना चाहती है? इस देश में केवल 65, 71 और 1999 की बात की जाती है। 1962 के युद्ध की चर्चा नहीं की जाती। स्वामी विवेकानंद ने 75 वर्ष पूर्व कह दिया था कि हिमालय के दूसरी ओर से भारत को खतरा है, लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री को चीन से कोई खतरा नजर नहीं आता था। उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्यों युद्ध हुआ, आज का देश की युवा पीढ़ी वो जानना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि तवांग से लेकर गुवाहाटी तक, जहां चाइना का एग्रेशन हुआ था, जिस रास्ते उस युद्ध हुआ था, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, जो हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारी हैं, 18 अक्टूबर से गुवाहाटी से तवांग की यात्रा शुरू करेंगे और इसका नाम हमने शहीद श्रद्धांजलि यात्रा रखा है। जरा याद करो कुर्बानी। किन परिस्थितियों में देश के सैनिकों ने वो जंग लड़ी? क्या उनका वो जज्बा था कि चीन को वहां तक रोकने में वो सक्षम साबित हुए? क्या आज की युवा पीढ़ी और आज का भारत उनको भूल जाएगा? लेकिन हम चाहते हैं कि 1962 की परिस्थितियां क्या रही, युद्ध कैसा रहा, उसकी चर्चा आज देश में हो। आज क्या चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं, इस बात की चर्चा भी आज देश में होनी चाहिए। और 1962 के जो 3600 से ज़्यादा शहीद हुए, हम उनके परिवारों तक जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे और ये याद करवाएंगे, आज के सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाएंगे कि देश के लिए शहादत देने वाले को आज भी भारत का युवा याद रखता है। उनको सम्मानित करने के लिए आज भी वो तत्पर तैयार रहता है। इसके 3 पहलू होंगे। गुवाहाटी से तवांग तक की यात्रा में जितने भी वॉर मेमोरियल्स आएंगे, हम वहां पर जाकर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। वहां पर पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी। 1962 के युद्ध से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री वहां पर एक छोटी सी दिखाई जाएगी। वहां के लोगों से बातचीत की जाएगी कि किस तरह से 1962 के युद्ध में न केवल सैनिकों ने, बल्कि उस समय के लोगों ने किस तरह से अपना योगदान दिया, उसको भी हम देश के लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं। उन सब बातों को इकट्ठे करके वापस आपके बीच में आएंगे, बॉर्डर की मिट्टी लेकर साथ में आएंगे और जो 3600 लोग उस समय शहीद हुए थे, उनके परिवारों तक पहुंचकर ना केवल उनके परिवारों को तिलक लगाएंगे, सम्मानित करेंगे, बल्कि देश की युवा पीढ़ी को 1962 के युद्ध के साथ जागरूक करेंगे उनको कि कैसे 62 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए, उनकी शहादत कैसे हुई, देश के लिए जीवन कैसे दिया गया और आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये हमारा उसमें प्रयास रहेगा। दुनिया भर के देशों में
कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो उसको 25 वर्षों तक, चाहे केजीबी हो या सीआईए हो, वो उसको पब्लिक करती है। 1962 के युद्ध पर अगर हेंडरसन कमेटी की रिपोर्ट आई भी तो आज 50 वर्षों के बाद क्या देश को उसको जानने का कोई अधिकार है? अगर है तो आज देश का युवा जानना चाहता है उस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या था, ताकि देश भी जाने कि 1962 का युद्ध और वैसी परिस्थितियां वापस ना हो। 1962 नेवर अगेन, ये मैं कहना चाहता हूं। 18 अक्टूबर को गुवाहाटी से शहीद श्रद्धांजलि यात्रा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी इस यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे, ताकि गुवाहाटी से लेकर तवांग तक जितने भी वॉर मेमोरियल्स हैं वहां पर जाकर शहीदों को हम नमन कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें, वहां के लोगों की आप बीती जान सकें और देश के ऊपर वापस से परिस्थितियां ना आए, इसके लिए हम इस यात्रा को करेंगे। आज क्या चुनौतियां हैं, क्या तैयारियां हैं, उस समय क्या कमियां रह गई जो आज कमी ना हो। आज देश में इस बात की एक बार फिर चर्चा हो, ताकि 1962 कभी दोबारा रिपीट ना हो। मैं व्यक्तिगत तौर पर 18 अक्टूबर को वहीं पर रहूंगा। यात्रा की शुरुआत में युवा मोर्चा के बाकी पदाधिकारी भी रहेंगे, प्रदेशों के अध्यक्ष और महामंत्री भी होंगे और इस यात्रा को 4 दिन तक किया जाएगा। 21 तारीख को तवांग जाकर, तवांग से बिल्कुल जो बॉर्डर है हमारा बॉमडिला, वहाँ तक बॉम्बला तक हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर तिरंगा फहराकर फिर वापस आकर तवांग में एक सभा की जाएगी। 638 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। कांग्रेस जैसी हल्की राजनीति हम नहीं कर सकते। आज मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे जहां इस देश को झंझोर रहे हैं, वहीं पर हमने देश के उन शहीदों को नमन करने के लिए यात्रा करने की बात कही। मेरे अपने प्रदेश में चुनाव हैं, उसके बावजूद देश हमारे लिए प्राथमिकता है, हमने उसको प्राथमिकता देते हुए वहां जाने की बात कही। लेकिन आपके सवाल का मैं उत्तर जरूर देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई आवेदन देता है जमीन लेने के लिए तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है, निचले स्तर से उसकी शुरुआत होती है। 2004 में अगर प्रशांत भूषण जी ने आवेदन दिया तो कांग्रेस की सरकार उस समय थी। सारी कार्रवाई उनके 4 वर्षों में हुई और जब हमारी सरकार आई तो हमने एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट उस समय दिया। वो भी भारत के नागरिक हैं, किसी और को होते तो किसी और को भी मिल सकती थी। आप आएंगे, कोई और आएगा, आवेदन देगा, सरकार को लगेगी कि ठीक है, प्रशांत जी के समय लगा ठीक है तो उनको दी गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको विस्तार में जाना पड़ेगा। 2004 में उन्होंने एप्लीकेशन दी, 25/9/2004। 4 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, हर डिपार्टमेंट ने नीचे से ऊपर तक उनकी फाइल अप्रूव करके भेजी। हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। कांग्रेस के समय प्रोसेस हुई, हमने हमारे समय आकर एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दिया गया। और ये ऐसी फाइल्स कई लोगों को अनुमति मिलती हैं, कोई प्रशांत जी कोई अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। उनको भी कांग्रेस के समय पहली जमीन दी गई, प्रियंका गांधी जी को। दूसरी बार उन्होंने फिर आवेदन दिया कि हमें और जमीन चाहिए, उनको फिर परमिशन मिली। इसीलिए मैंने कहा कि हम ओछी राजनीति नहीं करते, ना ही मैं इस पर कोई टिप्पणी पहले करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने पूछा तो ये मैटर यहीं पर समाप्त हो, इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान हटाकर शायद इस पर लाना चाहते, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। प्रियंका जी को कांग्रेस के समय अनुमति मिली थी, उसके बाद उन्होंने फिर कुछ और बीघे जमीन लेने की बात कही, वो हमारी सरकार के समय कही, तब उनको फिर परमिशन मिली। और राष्ट्रपति भवन तक से भी उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था। राष्ट्रीय एकता यात्रा जब कलकत्ता से कश्मीर करनी थी तब भी अलगाववादियों ने धमकी दी। युवा मोर्चा अलगाववादियों की धमकी से नहीं डरते। हमें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा की चिंता है। 1962 में जो युद्ध हुआ, शायद स्वामी विवेकानंद ने जो 75 वर्ष पहले कहा था,
उस समय की सरकार ने उस पर थोड़ी सी चिंता की होती तो शायद वो युद्ध नहीं होता। हमें सुरक्षा की चिंता है भारत के 120 करोड़ नागरिकों की। आज जो हिमालय के उस पार से एक बार फिर थ्रेट है, उससे देश को चिंता करनी चाहिए। चीन पर चर्चा करने से क्यों देश कतराता है, 1962 पर चर्चा करने से क्यों देश कतराता है, आज मीडिया को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। क्या हमारी देश की परिस्थिति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। क्या भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है? क्या पूरे इस रीजन में भारत एक अहम भूमिका बनाने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो क्या परिस्थितियां क्या है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्या चीन से सही मायने में खतरा है? अगर उस समय चीन के प्रमुख ने कहा था कि ऐसा सबक भारत को सिखाना कि 30 वर्षों तक भारत सिर उठाकर ना देख सके, तो क्या आज भारत इस परिस्थिति में है कि किसी भी तरह का हमला हो तो उसका हम सामना करने के लिए नहीं बल्कि चीन को पूरी टक्कर देने के लिए तैयार है? क्या वो तैयारी है या नहीं, आज देश का युवा ये जानना चाहता है। मैं अपने देश में यात्रा करने जा रहा हूं। क्या अपने देश में भी रोका जाएगा उस स्थान तक जाने के लिए जहां पर हमारे सैनिक लड़ते हैं? किन परिस्थितियों में वो लड़ते हैं? क्या ये जानने का भी देश के युवाओं को अधिकार नहीं कि सैनिक किन परिस्थितियों में आज लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन से हिस्से भारत के पास हैं, कहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ है? एक्साइन, क्या आज भी हम यही सवाल जवाब करते रहेंगे कि हम हिस्से में जा सकते हैं नहीं जा सकते? क्या ये देश के बाहर के लोग तय करेंगे कि देश की सरकार तय करेगी? आपने इतने सारे मुद्दों की बात उठाई, मैंने आपसे पहले वो सारी चर्चा की कि देश भ्रष्टाचार और महंगाई की जकड़ में है, आम आदमी मरने पर मजबूर हो गया है। किसान आत्महत्या करता है, गरीब भूख से मरता है, अनाज खुले में सड़ता है, लेकिन कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? देश की सरकार सोई हुई है, लगता है अराजकता के दौर में जी रहे हैं। विपक्षी दल होने के नाते हमने सभी मुद्दे संसद और सड़क तक उठाए हैं, मीडिया ने भी उसको उठाया है, लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि एक बोझ होने के नाते सरकार इस देश पर बोझ बनी हुई है। जितनी जल्दी ये बोझ हटे उतना देश को लाभ होगा।